रोजगार मिला है, उनको स्वरोजगार मिला है। तो इस तरह से एक पूरा चेन है जो समाज के हर वर्ग का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कहते हैं, उस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए मुख्य धारा में आने का मिला है। और जब रोड शो में आप भागीदारी की देखते के लिए बात करते हैं तो पुरुषों के साथ साथ वो महिलाएं भी अपनी भूमिका देते हुए वहां दिख रही है। तो ये एक सबसे बड़ा अभिवादन है। उसके साथ जब आप बात कर रहे थे तो थोड़ी सी मैं इसे अलग हट के बात करूं तो ये आपको समझना पड़ेगा आर्यन जी कि जब हम भारत की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारत एक जीवंत परंपरा का देश है। जीवंत परंपरा हम इसलिए कहते हैं कि भारत की जो शाश्वत परंपरा है, भारत के जो शाश्वत साक्षी उनकी रिवायत है, रिवाज है, उसको भारत अभी भी वो हजारों साल की परंपरा को जीते हुए यहाँ के लोग हैं। और बनारस में जब आप जाते हैं तो वो परंपरा साफ साफ आपको दिखाई देती है। खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी अपने जीवन में अपनी आस्था और परंपरा को लेकर कभी नहीं छुपाया। कोई सेकुलर बनने के उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी आस्था को नहीं ढका। जब भी बात कही तो अपनी आस्था को सामने में, अपनी परंपरा को सामने में लिखा। इसलिए कहते हैं ना कि मोदी टेस्टेड है। मोदी बाएं दाएं बात नहीं करता, अपनी आस्था और अपनी परंपरा के साथ दूसरों की आस्था का भी सम्मान करता है, दूसरों के भी आस्था को विकसित होने का मौका और सुअवसर देता है। तो साथ साथ अपनी आस्था के प्रति जो एक हीन भावना देश में विकसित हुई थी, उस हीन भावना को तोड़ने का श्रेय अगर इस देश में जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी का है। जो कोई भी आज अपनी संस्कृति के लिए गौरव कर सकता है, अपनी सांस्कृतिक तीर्थस्थलों के लिए गौरव गान गा सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी है, जिसने एक जीवंत भारत में, जीवंत परंपरा वाला देश में उस आस्था को एक बार फिर से इन सांस्कृतिक केंद्रों को उद्धार करके सामने में लाया है। बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से यही संदेश वो निकल करके आ रहा है। और शैलेंद्र, मैं आपसे एक बात और जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि बाबा विश्वनाथ यानी भगवान शंकर का एक और मामले में प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं। जब कभी भी किसी भी तरह से कोई अपशब्द, किसी तरह का इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रधानमंत्री भगवान शिव से प्रेरणा लेकर कहते हैं कि हम प्रधान सेवक के तौर पर सेवा करते रहेंगे। और इस तरह की जितनी भी बातें होंगी तो भगवान शंकर ने जिस तरह से विष को धारण कर लिया था, उस तरह से हम अपने कंठ में ही उसको धारण कर लेंगे, उसको अंदर नहीं जाने देंगे और सेवा में लगातार अनवरत लगे रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा विश्वनाथ जिस तरह से उनका वो उदाहरण लेते हैं, ये भी उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम करते हैं। शैलेंद्र। बिल्कुल लालचंद्र, हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं और आज जब शिव की नगरी में है सब कहते हैं कि बम बम बोल रहा है काशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के राजनीतिक इतिहास के शायद ऐसे इकलौते नेता हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि जिनके खिलाफ तमाम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल 2014 या उसके पहले से होता रहा और उसका एक जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बाद में दिया या फिर कई बार उन्होंने संकेतों में कहा कि जनता जवाब देगी। और हमने पहले गुजरात के विधानसभा चुनाव में देखा और 2014 से हम देख रहे हैं देश की जनता उसका जवाब देती है। तो वो एक तरह से दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने एक तरह से एक दृढ़ निश्चय के साथ कुछ लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा गया था, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह से उस वक्त मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता, यूपीए सरकार में मंत्री रहे थे, तमाम पदों पर कांग्रेस में रहे, उन्होंने ये कहा कि वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, चाय बेचना चाहे तो जरूर स्टॉल लगा दिया जाएगा। उस बयान के बाद जिस तरह से देश की जनता ने एक तरह से जवाब दिया तो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितना प्रेम देश के लोगों में है। चाहे उनके खिलाफ जो बयान मौत का सौदागर जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने गुजरात के चुनाव में कहा था उन्हें, उसके बाद हमने देखा था कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आए थे, या फिर नीच शब्द का इस्तेमाल उनके बारे में किया गया। ये तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में समय समय पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया।
उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक तरह से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया, वो दिखाता है कि वो कितने दृढ़ निश्चयी है। वो जानते हैं कि देश की जनता इन आरोपों का, इस तरह की आपत्तिजनक बयानों का जवाब देगी, और हमने देखा कि समय समय पर देश की जनता ने जवाब भी दिया। 2019 में राहुल गांधी ने बहुत एक तरह से कहे कैंपेन चलाने की कोशिश की थी, जिसमें राफेल को लेकर और तमाम बातें कही गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए गए थे और उसका किस तरह से जवाब मिला था हम सब जानते हैं। आज विपक्ष में कोई चर्चा भी नहीं करता उन मुद्दों की। ये वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो ये दिखाता है कि एक शिव भक्त के तौर पर वो किस तरह से तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, और वो जानते हैं कि देश की जनता उसका जवाब देगी। तो निश्चित तौर पर आज काशी नगरी में है, शिव की नगरी में है, और यहाँ जो तस्वीरें वो दिखाती है कि वो अपने सांसद को कितनी नजदीक से देखना चाहती है। हमार काशी के साथ हमार मोदी का नारा लगा रही है। बिल्कुल, और हमार काशी हमार मोदी का नारा आज लगातार लालचंद जी दिखाई पड़ रहा है। और ये तस्वीरें हम जब से लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले भी तस्वीरें तैयारियों की आई थी, तब भी हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से लोग बड़ी संख्या में उमड़े हुए। उस वक्त तो धूप बहुत तेज थी, अब तो खैर शाम ढल गई है, थोड़ा मौसम साथ दे रहा, बावजूद उसके लोगों की हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही थी। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी लगातार बने हुए। विनोद जी, क्योंकि एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, ये सवाल मैंने एक दो बार पहले भी आपसे किया, लेकिन आज काशी में रोड शो हो रहा है तो ये सवाल फिर मेरे मन में है। प्रधानमंत्री का जनता से संवाद की जो शैली है उसमें अलग अलग प्रकार के कनेक्ट करने के उनके तरीके हैं। सुबह से अगर देखा जाए तो उन्होंने कई टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दिए, उसके बाद में आज उन्होंने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। लेकिन रोड शो की बात की जाए, क्योंकि आप यहाँ पे शब्दों के साथ संवाद नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने मनोभाव को दर्शाकर लोगों से कनेक्ट करते हैं। ये जो कनेक्ट है रोड शो के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के बीच में से होकर गुजरना, उनके साथ में सीधे एक तरीके से कनेक्ट करना, ये कैसे अलग है उस परंपरागत तरीके से जो रैलियों के माध्यम से प्रचार होता है, रोड शो के माध्यम से प्रचार होता है, कैसे ये असरदार होता है? विनोद जी। बढ़िया। और इंडिया में हम कई तरह की चर्चा करते हैं। बीच में एक बार चर्चा आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना क्षेत्र पुरी को बना सकते हैं, फिर चर्चा आई कि कन्याकुमारी को भी अपना क्षेत्र बना सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो काशी के साथ लगता है अपना एक एकदम स्थायी संबंध जोड़ लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल काशी में ही रहे और उन्होंने ये संदेश दिया कि जो हमने प्लाकार्ड देखा था कि हमार काशी हमार मोदी। मैं कोशिश करता हूँ आपका सवाल का जवाब देने के लिए कि जो काशी की बात हम करते हैं, बनारस की बात करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि जिस नगरी का हर कंकर हर कण शंकर है। और ऐसे काशी के में एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री का होना और काशी की एक पहचान को कायम रखना, ये कितनी बड़ी चुनौती थी आप हम अंदाजा कर सकते हैं। और आज जब आप ये काशी को, भव्य काशी को देखते हैं, कि दिव्य काशी को देखते हैं, तो उसमें काशी की जो एक आध्यात्मिक पहचान है वो पहचान बनाने की, रखने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें वो काशी के हर कंकर पर, हर कण शंकर जो है वो साफ साफ दिखाई दे। तो आप ये देखिए कि करोड़ों के जो लागत से वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना, जिसका नाम रुद्राक्ष है, और पूरा भवन जो आप देखिएगा तो शिवलिंग के आकार का है, जो आपको एक संपूर्ण काशी का दर्शन कराता है। जब आप काशी के सड़कों पर जाइए तो आप वहाँ पे मार्गों से गुजरते हुए जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट भी आपको त्रिशूल और डमरू के आकार के मिलेंगे। तो इस तरह से आप वाराणसी के जंक्शन पे आप जाइए तो वहाँ एक गदलिया तक जाइए, वहाँ हर जगह पे आपको एक काशी की एक वो पूरी प्राचीन पहचान जो है वो सामने दिखाई देगी। मतलब हर जगह आपको बाबा काशी विश्वनाथ का एक दर्शन मिलेगा। तो ये जो अभूतपूर्व काशी का निर्माण हुआ है, वो जो काशी को एक सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने इस 10 साल में सजोया है, संभाला है, यही बात अगर यूपी के आज दूसरे कंस्टिट्यूंसी में चले जाए तो रायबरेली में आके जब राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और वो इस बात में कहते हैं कि हमारी दादी ने ये सीट जीती थी, हमारे पिताजी, हमारे परिवार का संबंध रहा है, उनके दादा ने फिरोज खान, जो फिरोज गांधी थे, उन्होंने वो सीट जीती थी। तो आप एक फैमिली से, निगेटिव से जोड़ के आप एक भावनात्मक अपील जोड़ना चाहते हैं कि हम उनके वारिस हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी में किसी के वारिस होके नहीं जाते हैं,
प्रधानमंत्री मोदी ना कोई अपना एक लिगेसी के लेके जाते हैं। एक चाय वाला बन के प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे तो वहीं से उसकी चर्चा शुरू हुई थी। और ये एक हम्बल बैकग्राउंड का आने वाला देश का एक सांसद वहां पहुंचते हैं, एक मुख्यमंत्री गुजरात का, और काशी में किस तरह से उनको अपनाया था और वो जो लगाव दिया था, वो जो काशी के प्रति उनके एक आस्था और विश्वास को मजबूती दी थी, तो क्या एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी कभी क्या उसको बदल सकते हैं? ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। और आज जब काशी में आप देखते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो आप इसको एक स्लोगन के रूप में, प्लेकार्ड के रूप में नहीं देखते हैं। ये लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल कनेक्ट है, जो आप इस ड्रीम के रूप में शक्ल में देखते हैं। जब आप इस तरह के रोड शो में लाखों लोग सड़क पे देखते हैं जो अपने सारा काम धाम छोड़ के घंटों घंटों इंतजार करके आज उस रोड शो का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इतिहास का एक हिस्सा होना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी बार यहाँ नॉमिनेशन करने आए हैं तो वो उसके एक स्टेक होल्डर के रूप में, एक उसके साथ में सहभागी के रूप में हम सामने आए। यही सामाजिक भागीदारी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में आप देख सकते हैं, जहां वो समाज की भूमिका बढ़ती है एक प्रधानमंत्री के साथ में, एक सांसद के साथ में, तब आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें जो है वो गहरी हुई है। और जब लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती है तो वहां से निकला हुआ नेतृत्व जननायक होता है, जो काशी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को देश में एक जननायक बनाया। बिल्कुल विनोद जी, आप बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतर आपने बात करी कि जननायक तक बनने तक की जो एक सफर है वो ऐसे ही तय नहीं होता है, उसके लिए जमीन पर उतर कर काम करना पड़ता है, लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है। और शायद शुरू में आपने जिस बात का एक बार जिक्र भी किया था कि 2014 के बाद से राजनीति के हिसाब से विश्वास बहाली के जो एक दौर की शुरुआत हुई, उसने एक नई राजनीति की परिभाषा को लिखा पढ़ा और गढ़ा है। और शायद इसीलिए इस प्रकार का एक आकर्षण किसी व्यक्तित्व के लिए नजर आता है। जब वो सड़कों पे पहुंचता है, गलियों में पहुंचता है, तो लोग स्वतः उमड़ आते हैं, खुशी से पुष्प वर्षा करते हैं, परिवार के साथ में उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और अपने आप में एक झलक को कैमरे में कैद कर लेने की उनकी उत्सुकता भी नजर आती है। यही वो एक चीजें हैं जो पर्सनल तरीके से लोगों को कनेक्ट करती हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। 2014 के लिहाज से बात की जाए लालचंद जी, तो 56% वोट शेयर था प्रधानमंत्री मोदी का, जो वोट पड़े थे। 2019 में ये बढ़कर 64% हो गया था। अब 2024 के लिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आंकड़ा कहां तक जाता है, क्योंकि ये जो संख्या यहाँ पर इस वक्त सड़कों पे मौजूद है, ये प्यार, स्नेह और अपने आप में समर्पण दिखाता है, बहुत कुछ कहता है। मैं अगर इसमें अंकगणित का फॉर्मूला लगा दूं जी, तो 56 और 8 64 और 64 8 72 है ना। अगर ये भी हो सकता है कि 72% का वोट हो, और इसलिए भी क्योंकि जैसा कि हम जानते आ रही है ना कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से रिश्ता जुड़ा जी, तो उसके बाद साल 2019 में और साल 2024 में उन्होंने ना तो, जैसे मैंने कहा कि चर्चा हुई कि पुरी से लड़ सकते हैं, कन्याकुमारी से लड़ सकते हैं, 2 सीट से लड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हुई जी। ना उन्होंने किसी दूसरी सीट को चुना, ना काशी को छोड़कर वो कहीं गए, क्योंकि भरोसे का ऐसा बंधन बन गया। शैलेंद्र, भरोसे का वो बंधन जो बना साल 2014 में। इससे पहले शैलेंद्र अपनी बात रखे सर, तस्वीरों में देखिए मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में मौजूदगी भी साफ दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, उत्साह देखिए लोगों का, यही शायद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की उस बात को चरितार्थ करता है। और कितना उत्साह प्रधानमंत्री की काफिला पहुंचने वाला, उससे पहले हर वर्ग समुदाय में एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र, इस तरह से जो लोग जुड़ते जा रहे हैं जी, तभी मैंने वो अंकगणित का फॉर्मूला लगा दिया था। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 2014 के बाद भरोसा लगातार मजबूत ही होता जा रहा है और उसी का प्रकटीकरण आज वाराणसी की सड़कों पर। लालचंद्र, राजनीति में अंकगणित से ज्यादा केमिस्ट्री मैटर करती है, केमिस्ट्री देखनी पड़ती है। और हम जानते हैं कि काफी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जुड़ाव है, बहुत मैच्योर जवाब दे रहे हैं शैलेंद्र। काफी की जो जनता का जो जुड़ाव है, ये केमिस्ट्री बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा ही हुआ है। आप कह रहे थे कि 8% मत 2014 से 2019 में ज्यादा मिले, और अगर वो 8% ज्यादा मिलते हैं तो 72% मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाएंगे। आप उस लिहाज से देखें, एनडीए और बीजेपी को मिलने वाले मत भी उस मुकाबले तो नहीं बढ़े, लेकिन उसकी आधी संख्या, अगर आप
4% तक मोटा मोटा मान लें तो 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़े थे। तो काशी इसका एक उदाहरण भी है कि प्रधानमंत्री को जितने ज्यादा मत मिलते हैं तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि देश में बीजेपी और एनडीए को ज्यादा मत मिलने वाले हैं और ज्यादा मत मिलने वाले हैं। और 2014 में 282 सीट पर बीजेपी अकेले चुनाव जीती थी, वो आंकड़ा बढ़कर 303 हो गया था 2019 में। और इस बार तो हम जानते हैं कि 400 का एक आंकड़ा एनडीए के लिए टारगेट रखा गया है। 400 पार का नारा भी चुनाव के ऐलान से पहले बहुत हमने देखा कि चर्चा में था और लगातार इस बात की चर्चा बीजेपी के नेता इन दिनों कर रहे हैं कि बीजेपी ने 2019 का टारगेट है 300 से ज्यादा सीटों का, उससे ज्यादा 370 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। क्योंकि 370 बीजेपी ने हटाने का काम किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने का काम किया है और इसीलिए हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा बढ़ाने का टारगेट बूथ अध्यक्षों को दिया गया है, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि दी जा सके। तो आप देखिए बीजेपी किस स्तर पर प्लानिंग करती है और किस स्तर पर अपने जो संस्थापक नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके विचारों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है। जहां पर हम कहते थे तमाम जो बीजेपी के जो नेता है वो नारा लगाते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आगे की एक लाइन बहुत चर्चित है, लालचंद्र आप जानते हैं कि वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। तो इस तरह के नारे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाते हैं, स्लोगन्स की अपनी बड़ी राजनीति होती है। हम जानते हैं कि बीजेपी हो या तमाम दल हो, जो नारे हैं वो बहुत काम करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में तो रोमांच लाते ही है, चुनावों में तो एक तरह से रोमांच लाते ही है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि समीकरण बदल देते हैं, कई बार नया चुनावी इतिहास लिख देते हैं। तो ये आप देखें, हमार काशी हमार मोदी, तो हो सकता है कि एक काशी में नया इतिहास चुनाव के बाद लिखा जाए और उसका सबको इंतजार होगा। राजनीतिक समीक्षक उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि 2014 से 2019 में जब काशी में मत प्रतिशत बढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले वोटों का, तो हमने देश भर में देखा था बीजेपी और एनडीए को जो मत मिले थे वो ज्यादा हो गए थे और उसका असर सीट संख्या के तौर पर दिखाई दिया था। जब पहली बार किसी राजनीतिक दल ने कांग्रेस के अलावा 300 की संख्या पार की थी, पहली बार किसी राजनीतिक दल के नेता की अगुवाई में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और बीजेपी ये कह रही है कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, ये बीजेपी दावा कर रही है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि नतीजे क्या होंगे, जनता क्या मैंडेट देगी, लेकिन बीजेपी यही कोशिश कर रही है और यही मानकर चल रही है। बिल्कुल, और बीजेपी की अपनी पूरी रणनीति है और शायद इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चलना, इतनी हिम्मत जुटाना, ये भी शायद इतने बड़े नेता के होने के बाद ही संभव है लालचंद जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ही शख्सियत है जो कहते हैं हमेशा कि बड़े लक्ष्य लेके चलना है और उनको हासिल भी करना, अव्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ते हुए उनको जमीन पर उतार के दिखाना है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस जन समुदाय में बड़ी भागीदारी आधी आबादी की भी है। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से अगर आप वाराणसी की संसदीय सीट के आप आंकड़ों को देखें तो एक सांसद के तौर पर जिस प्रकार के काम प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं वो भी अपने आप में एक नए मॉडल को प्रस्तुत करते दिखाई पड़ते हैं। एसएचजी के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, कई प्रकार की ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार में आगे बढ़ाने की बात हो, पशुधन के विकास को लेकर महिलाओं को आगे रखकर दुग्ध उत्पादन में बनारस को आगे ले जाने की बात हो, कई डेयरियों को खोलकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना हो, या फिर कृषि से जुड़े या उसके अलाइड सेक्टर्स में बाकी सामाजिक आर्थिक योजनाओं में तो सशक्तिकरण हुआ ही है, चाहे गैस कनेक्शन की बात हो, शौचालय की, आवास की बात हो। आपको लगता है कि जब देश में किसी बड़ी सामाजिक आर्थिक योजना को लागू करना और जमीन पर उतारने की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो काशी के इस मॉडल के साथ एक वो नजीर भी प्रस्तुत करते हैं कि साहब ऐसे उतार सकते हो, ऐसे विकास को एक आधार बना सकते हैं, जो कि काशी ने करके दिखाया है। विनोद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके ही सवाल का जवाब देने का। जी जी, जो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, मैं उसी से जुड़ा हुई बात कर रहे थे। जो आप महिलाओं को देख रहे हैं इस कतार में और प्रधानमंत्री की इस रोड शो का स्वागत करने के लिए खड़ी है, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि इस देश में इतने साल क्यों लगे कि महिलाओं को एक मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिशें, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हुई थी, लेकिन वो कोशिशें दिखी नहीं।
आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जितने भी फ्लैगशिप स्कीम है उसके में जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं, उनको सामने में रखा है। चाहे आप उज्ज्वला स्कीम की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे, जनधन स्कीम की बात कर रहे थे, उसमें घर की महिला जो है वही हेड होती है। आप अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी घर बने हुए हैं, घर की मुखिया जो है वो महिला है जिनका नाम से वो घर बना हुआ है। और अगर आप जितने स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय देखें जो यूपी में इज्जत घर जिसको बोलते हैं, वो महिलाओं को के लिए समर्पित है। तो इस तरह की आप जितनी योजनाएं देखें, जनधन स्कीम देखिए जिसमें महिलाओं को और आम गरीब महिलाओं को बैंक का नाम उन्होंने सुना था, बैंक का दरवाजा नहीं देखा, ऐसे 40 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने बैंक के लिए एक वहां पे एक रास्ता दिया है। बैंक का ऑफिस और बैंक का दरवाजा नोक करने के लिए उनके पास कार्ड दिया है, बैंक से लोन लेने के लिए उनके पास में वो खाता दिया है। तो आप ये देखिए कि छोटे मोटे काम करने के लिए जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह, आप लखपति दीदी की बात करते हैं, वो हजारों लखपति दीदी आपको बनारस में इस तरह से मिल जाएंगे जो हस्तकरघा और हैंडलूम्स के उद्योगों का जिस तरह से वहां बढ़ावा मिला है, जिस तरह से वहां टूरिस्ट का आना शुरू हुआ है, तीर्थ यात्रियों का बड़ा एक हुजूम बनारस में आया है। तो कई छोटे मोटे उद्योग है जिसका हस्तकरघा उद्योग से, हस्तकला उद्योग से महिलाएं रिप्रेजेंट करती थी, उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिला है, उनको रोजगार मिला है, उनको स्वरोजगार मिला है। तो इस तरह से एक पूरा चेन है जो समाज के हर वर्ग का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कहते हैं, उस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए मुख्य धारा में आने का मिला है। और जब रोड शो में आप भागीदारी की देखते के लिए बात करते हैं तो पुरुषों के साथ साथ वो महिलाएं भी अपनी भूमिका देते हुए वहां दिख रही है। तो ये एक सबसे बड़ा अभिवादन है। उसके साथ में आप बात कर रहे थे तो थोड़ी सी मैं इसे अलग हट के बात करूं तो ये आपको समझना पड़ेगा आर्यन जी कि जब हम भारत की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारत एक जीवंत परंपरा का देश है। जीवंत परंपरा हम इसलिए कहते हैं कि भारत की जो शाश्वत परंपरा है, भारत के जो शाश्वत साक्षी उनकी रिवायत है, रिवाज है, उसको भारत अभी भी वो हजार साल की परंपरा को जीते हुए यहाँ के लोग हैं। और बनारस में जब आप जाते हैं तो वो परंपरा साफ साफ आपको दिखाई देती है। खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी अपने जीवन में अपनी आस्था और परंपरा को लेकर कभी नहीं छुपाया। कोई सेकुलर बनने के उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी आस्था को नहीं ढका। जब भी बात कही तो अपनी आस्था को सामने में, अपनी परंपरा को सामने में लिखा। इसलिए कहते हैं ना कि मोदी टेस्टेड है। मोदी बाएं दाएं बात नहीं करता, अपनी आस्था और अपनी परंपरा के साथ दूसरों की आस्था का भी सम्मान करता है, दूसरों के भी आस्था को विकसित होने का मौका और सुअवसर देता है। तो साथ साथ अपनी आस्था के प्रति जो एक हीन भावना देश में विकसित हुई थी, उस हीन भावना को तोड़ने का श्रेय अगर इस देश में जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी का है। जो कोई भी आज अपनी संस्कृति के लिए गौरव कर सकता है, अपनी सांस्कृतिक तीर्थस्थलों के लिए गौरव गान गा सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी है जिसने एक जीवंत भारत में, जीवंत परंपरा वाला देश में उस आस्था को एक बार फिर से इन सांस्कृतिक केंद्रों को उद्धार करके सामने में लाया है। बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से यही संदेश वो निकल करके आ रहा है। और शैलेंद्र, मैं आपसे एक बात और जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि बाबा विश्वनाथ यानी भगवान शंकर का एक और मामले में प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं। जब कभी भी किसी भी तरह से कोई अपशब्द, किसी तरह का इस्तेमाल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रधानमंत्री भगवान शिव से प्रेरणा लेकर कहते हैं कि हम प्रधान सेवक के तौर पर सेवा करते रहेंगे। और इस तरह की जितनी भी बातें होंगी तो भगवान शंकर ने जिस तरह से विष को धारण कर लिया था, उस तरह से हम अपने कंठ में ही उसको धारण कर लेंगे, उसको अंदर नहीं जाने देंगे और सेवा में लगातार अनवरत लगे रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा विश्वनाथ जिस तरह से उनका वो उदाहरण लेते हैं, ये भी उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम करते हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल लालचंद्र, हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं और आज जब शिव की नगरी में हैं सब कहते हैं कि बम बम बोल रहा है काशी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भारत के राजनीतिक इतिहास के शायद ऐसे इकलौते नेता हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि जिनके खिलाफ तमाम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल 2014 या उसके पहले से होता रहा और उसका एक जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बाद में दिया या फिर कई बार उन्होंने संकेतों में कहा कि जनता जवाब देगी। और हमने पहले गुजरात के विधानसभा चुनाव में देखा और 2014 से हम देख रहे हैं देश की जनता उसका जवाब देती है। तो वो एक तरह से दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने एक तरह से एक दृढ़ निश्चय के साथ कुछ लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा गया था, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह से उस वक्त मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता यूपीए सरकार में मंत्री रहे थे, तमाम पदों पर कांग्रेस में रहे, उन्होंने ये कहा कि वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, चाय बेचना चाहे तो जरूर स्टॉल लगा दिया जाएगा। उस बयान के बाद जिस तरह से देश की जनता ने एक तरह से जवाब दिया तो दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितना प्रेम देश के लोगों में है। चाहे उनके खिलाफ जो बयान मौत का सौदागर जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने गुजरात के चुनाव में कहा था उन्हें, उसके बाद हमने देखा था कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आए थे या फिर नीच शब्द का इस्तेमाल उनके बारे में किया गया। तो तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में समय समय पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक तरह से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया वो दिखाता है कि वो कितने दृढ़ निश्चयी हैं। वो जानते हैं कि देश की जनता इन आरोपों का इस तरह की आपत्तिजनक बयानों का जवाब देगी और हमने देखा कि समय समय पर देश की जनता ने जवाब भी दिया। 2019 में राहुल गांधी ने बहुत एक तरह से कहे कैंपेन चलाने की कोशिश की थी जिसमें राफेल को लेकर और तमाम बातें कही गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले किए गए थे और उसका किस तरह से जवाब मिला था हम सब जानते हैं। आज विपक्ष में कोई चर्चा भी नहीं करता उन मुद्दों की। ये वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो ये दिखाता है कि एक शिव भक्त के तौर पर वो किस तरह से तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया देने से बचते हैं और वो जानते हैं कि देश की जनता उसका जवाब देगी। तो निश्चित तौर पर आज काशी नगरी में है, शिव की नगरी में है और यहाँ जो तस्वीरें वो दिखाती है कि वो अपने सांसद को कितनी नजदीक से देखना चाहती है। हमार काशी के साथ हमार मोदी का नारा लगा रही है। बिल्कुल, और हमार काशी हमार मोदी का नारा आज लगातार लाजंगी दिखाई पड़ रहा है और ये तस्वीरें हम जब से लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले भी तस्वीरें तैयारियों की आई थी, तब भी हमने इस बात को देखा कि जिस प्रकार से लोग बड़ी संख्या में उमड़े हुए। उस वक्त तो धूप बहुत तेज थी, अब तो खैर शाम ढल गई है, बड़ा मौसम साथ दे रहा, बावजूद उसके लोगों की हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बहुत कुछ बयां कर रही थी। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी लगातार बने हुए। विनोद जी, क्योंकि एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, ये सवाल मैंने एक दो बार पहले भी आपसे किया, लेकिन आज काशी में रोड शो हो रहा है तो ये सवाल फिर मेरे मन में है, प्रधानमंत्री का जनता से संवाद की जो शैली है उसमें अलग अलग प्रकार के कनेक्ट करने के उनके तरीके हैं। सुबह से अगर देखा जाए तो उन्होंने कई टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दिए, उसके बाद में आज उन्होंने 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। लेकिन रोड शो की बात की जाए, क्योंकि आप यहाँ पे शब्दों के साथ संवाद नहीं करते हैं लेकिन आप अपने मनोभाव को दर्शाकर लोगों से कनेक्ट करते हैं। ये जो कनेक्ट है रोड शो के माध्यम से हजारों लाखों लोगों के बीच में से होकर गुजरना, उनके साथ में सीधे एक तरीके से कनेक्ट करना, ये कैसे अलग है उस परंपरागत तरीके से जो रैलियों के माध्यम से प्रचार होता है, रोड शो के माध्यम से प्रचार होता है, कैसे ये असरदार होता है? विनोद जी। बढ़िया। और इंडिया में हम कई तरह की चर्चा करते हैं। बीच में एक बार चर्चा आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना क्षेत्र पुरी को बना सकते हैं, फिर चर्चा आई कि कन्याकुमारी को भी अपना क्षेत्र बना सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो काशी के साथ लगता है अपना एक एकदम स्थायी संबंध जोड़ लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल काशी में ही रहे और उन्होंने ये संदेश दिया कि जो हमने प्ला कार्ड देखा था कि हमार काशी हमार मोदी। मैं कोशिश करता हूँ आपका सवाल का जवाब देने के लिए कि जो काशी की बात हम करते हैं, बनारस की बात करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि जिस नगरी का हर कंकर हर कण शंकर है। और ऐसे काशी के में एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री का होना और काशी की एक पहचान को कायम रखना, ये कितनी बड़ी चुनौती थी आप हम अंदाजा कर सकते हैं।
और आज जब आप ये काशी को, भव्य काशी को देखते हैं, कि दिव्य काशी को देखते हैं, तो उसमें काशी की जो एक आध्यात्मिक पहचान है, वो पहचान बनाने की, रखने की पूरी कोशिश की गई है, जिसमें वो काशी के हर कंकर पर, हर कंकर जो है वो साफ साफ दिखाई दे। तो आप ये देखिए कि करोड़ों के जो लागत से वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना, जिसका नाम रुद्राक्ष है, और पूरा भवन जो आप देखिएगा तो शिवलिंग के आकार का है, जो आपको एक संपूर्ण काशी का दर्शन कराता है। जब आप काशी के सड़कों पे जाइए तो आप वहाँ पे मार्गों पे गुजरते हुए जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट भी आपको त्रिशूल और डमरू के आकार के मिलेंगे। तो इस तरह से आप वाराणसी के जंक्शन पे आप जाइए तो वहाँ एक गदलिया तक जाइए, वहाँ हर जगह पे आपको एक काशी की एक वो पूरी प्राचीन पहचान जो है वो सामने दिखाई देगी। मतलब हर जगह आपको बाबा काशी विश्वनाथ का एक दर्शन मिलेगा। तो ये जो अभूतपूर्व काशी का निर्माण हुआ है, वो जो काशी को एक सांसद के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने इस 10 साल में सजोया है, संभाला है, यही बात अगर यूपी के आज दूसरे कंस्टिट्यूंसी में चले जाए तो रायबरेली में आके जब राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं और वो इस बात में कहते हैं कि हमारी दादी ने ये सीट जीती थी, हमारे पिताजी, हमारे परिवार का संबंध रहा है, उनके दादा ने फिरोज खान, जो फिरोज गांधी थे, उन्होंने वो सीट जीती थी। तो आप एक फैमिली से, लिगेसी से जोड़ के आप एक भावनात्मक अपील जोड़ना चाहते हैं कि हम उनके वारिस हैं। प्रधानमंत्री मोदी काशी में किसी के वारिस होके नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ना कोई अपना एक लिगेसी के लेके जाते हैं। एक चाय वाला बन के प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे तो वही से उसकी चर्चा शुरू हुई थी। और ये एक हम्बल बैकग्राउंड का आने वाला देश का एक सांसद वहां पहुंचते हैं, एक मुख्यमंत्री गुजरात का, और काशी ने किस तरह से उनको अपनाया था और वो जो लगाव दिया था, वो जो काशी के प्रति उनके एक आस्था और विश्वास को मजबूती दी थी, तो क्या एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी कभी क्या उसको बदल सकते हैं? ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। और आज जब काशी में आप देखते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, तो आप इसको एक स्लोगन के रूप में, प्लेकार्ड के रूप में नहीं देखते हैं। ये लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल कनेक्ट है, जो आप इस ड्रीम के रूप में शक्ल में देखते हैं। जब आप इस तरह के रोड शो में लाखों लोग सड़क पे देखते हैं, जो अपने सारा काम धाम छोड़ के घंटों घंटों इंतजार करके आज उस रोड शो का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इतिहास का एक हिस्सा होना चाहते हैं। कि प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी बार यहाँ नॉमिनेशन करने आए हैं तो वो उसके एक स्टेक होल्डर के रूप में, एक उसके साथ में सहभागी के रूप में हम सामने आए। यही सामाजिक भागीदारी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में आप देख सकते हैं, जहां वो समाज की भूमिका बढ़ती है एक प्रधानमंत्री के साथ में, एक सांसद के साथ में, तब आप कहते हैं कि लोकतंत्र की जड़ें जो है वो गहरी हुई है। और जब लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती है तो वहां से निकला हुआ नेतृत्व जननायक होता है, जो काशी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को देश में एक जननायक बनाया। बिल्कुल विनोद जी, आप बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बेहतर आपने बात करी कि जननायक तक बनने तक की जो एक सफर है वो ऐसे ही तय नहीं होता है। उसके लिए जमीन पे उतर के काम करना पड़ता है, लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है। और शायद शुरू में आपने जिस बात का एक बार जिक्र भी किया था कि 2014 के बाद से राजनीति के हिसाब से विश्वास बहाली के जो एक दौर की शुरुआत हुई, उसने एक नई राजनीति की परिभाषा को लिखा पढ़ा और गढ़ा है। और शायद इसीलिए इस प्रकार का एक आकर्षण किसी व्यक्तित्व के लिए नजर आता है। जब वो सड़कों पे पहुंचता है, गलियों में पहुंचता है, तो लोग स्वतः उमड़ आते हैं, खुशी से पुष्प वर्षा करते हैं, परिवार के साथ में उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और अपने आप में एक झलक को कैमरे में कैद कर लेने की उनकी उत्सुकता भी नजर आती है। यही वो एक चीजें हैं जो पर्सनल तरीके से लोगों को कनेक्ट करती हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। 2014 के लिहाज से बात की जाए लालचंद, तो 56% वोट शेयर था प्रधानमंत्री मोदी का, जो वोट पड़े थे। 2019 में ये बढ़कर 64% हो गया था। 2024 के लिए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आंकड़ा कहां तक जाता है, क्योंकि ये जो संख्या यहाँ पर इस वक्त सड़कों पे मौजूद है, ये प्यार, स्नेह और अपने आप में समर्पण दिखाता है, बहुत कुछ कहता है। मैं अगर इसमें अंकगणित का फॉर्मूला लगा दूं जी तो 56 और 8 64 और 64 8 72 है ना। अगर ये भी हो सकता है कि 72% का वोट हो, और इसलिए भी क्योंकि जैसा कि हम जानते आ रही है ना कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से रिश्ता जुड़ा जी, तो उसके बाद साल 2019 में और साल 2024 में उन्होंने ना, तो जैसे मैंने कहा कि चर्चा हुई कि पुरी से लड़ सकते हैं, कन्याकुमारी से लड़ सकते हैं,
2 सीट से लड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हुई जी। ना उन्होंने किसी दूसरी सीट को चुना, ना काशी को छोड़कर वो कहीं गए, क्योंकि भरोसे का ऐसा बंधन बन गया। शैलेंद्र, भरोसे का वो बंधन जो बना साल 2014 में, इससे पहले शैलेंद्र अपनी बात रखे सर, तस्वीरों में देखिए मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में मौजूदगी भी साफ दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, उत्साह से लबरेज, उत्साह देखिए लोगों का, उत्साह यही से शायद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की उस बात को चरितार्थ करता है। और कितना उत्साह प्रधानमंत्री की काफिला पहुंचने वाला, उससे पहले हर वर्ग समुदाय में एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र, इस तरह से जो लोग जुड़ते जा रहे हैं जी, तभी मैंने वो अंकगणित का फॉर्मूला लगा दिया था। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 2014 के बाद भरोसा लगातार मजबूत ही होता जा रहा है और उसी का प्रकटीकरण आज वाराणसी की सड़कों पर। लालचंद्र, राजनीति में अंकगणित से ज्यादा केमिस्ट्री मैटर करती है, केमिस्ट्री देखनी पड़ती है। और हम जानते हैं कि काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जुड़ाव है, बहुत मैच्योर जवाब दे रहे हैं शैलेंद्र। काशी की जो जनता का जो जुड़ाव है, ये केमिस्ट्री बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा ही हुआ है। आप कह रहे थे कि 8% मत 2014 से 2019 में ज्यादा मिले, और अगर वो 8% ज्यादा मिलते हैं तो 72% मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल जाएंगे। आप उस लिहाज से देखें, एनडीए और बीजेपी को मिलने वाले मत भी उस मुकाबले तो नहीं बढ़े, लेकिन उसकी आधी संख्या, अगर आप 4% तक मोटा मान लें, तो 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़े थे। तो काशी इसका एक उदाहरण भी है कि प्रधानमंत्री को जितने ज्यादा मत मिलते हैं तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि देश में बीजेपी और एनडीए को ज्यादा मत मिलने वाले हैं और ज्यादा मत मिलने वाले हैं। और 2014 में 282 सीट पर बीजेपी अकेले चुनाव जीती थी, वो आंकड़ा बढ़कर 303 हो गया था 2019 में। और इस बार तो हम जानते हैं कि 400 का एक आंकड़ा एनडीए के लिए टारगेट रखा गया है। 400 पार का नारा भी चुनाव के ऐलान से पहले बहुत हमने देखा कि चर्चा में था, और लगातार इस बात की चर्चा बीजेपी के नेता इन दिनों कर रहे हैं कि बीजेपी ने 2019 का टारगेट है 300 से ज्यादा सीटों का, उससे ज्यादा 370 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। क्योंकि 370 बीजेपी ने हटाने का काम किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने का काम किया है, और इसीलिए हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा बढ़ाने का टारगेट बूथ अध्यक्षों को दिया गया है, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि दी जा सके। तो आप देखिए बीजेपी किस स्तर पर प्लानिंग करती है और किस स्तर पर अपने जो संस्थापक नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है। जहां पर हम कहते थे तमाम जो बीजेपी के जो नेता है वो नारा लगाते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आगे की एक लाइन बहुत चर्चित है, लालचंद्र आप जानते हैं कि वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। तो इस तरह के नारे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाते हैं, स्लोगन्स की अपनी बड़ी राजनीति होती है। हम जानते हैं कि बीजेपी हो या तमाम दल हो, जो नारे हैं वो बहुत काम करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में तो रोमांच लाते ही हैं, चुनावों में तो एक तरह से रोमांच लाते ही हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि समीकरण बदल देते हैं, कई बार नया चुनावी इतिहास लिख देते हैं। तो ये आप देखें, हमार काशी हमार मोदी, तो हो सकता है कि एक काशी में नया इतिहास चुनाव के बाद लिखा जाए, और उसका सबको इंतजार होगा। राजनीतिक समीक्षक उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि 2014 से 2019 में जब काशी में मत प्रतिशत बढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले वोटों का, तो हमने देश भर में देखा था बीजेपी और एनडीए को जो मत मिले थे वो ज्यादा हो गए थे, और उसका असर सीट संख्या के तौर पर दिखाई दिया था। जब पहली बार किसी राजनीतिक दल ने कांग्रेस के अलावा 300 की संख्या पार की थी, पहली बार किसी राजनीतिक दल के नेता की अगुवाई में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और बीजेपी ये कह रही है कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, ये बीजेपी दावा कर रही है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि नतीजे क्या होंगे, जनता क्या मैंडेट देगी, लेकिन बीजेपी यही कोशिश कर रही है और यही मानकर चल रही है। बिल्कुल, और बीजेपी की अपनी पूरी रणनीति है, और शायद इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चलना, इतनी हिम्मत जुटाना, ये भी शायद इतने बड़े नेता के होने के बाद ही संभव है लालचंद जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ही शख्सियत है जो कहते हैं हमेशा कि बड़े लक्ष्य लेके चलना है और उनको हासिल भी करना, अव्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ते हुए उनको जमीन पर उतार के दिखाना है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस जन समुदाय में बड़ी भागीदारी आधी आबादी की भी है। महिला सशक्तिकरण के लिहाज से अगर आप
वाराणसी की संसदीय सीट के आप आंकड़ों को देखें तो एक सांसद के तौर पर जिस प्रकार के काम प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं वो भी अपने आप में एक नए मॉडल को प्रस्तुत करते दिखाई पड़ते हैं। एसएचजी के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, कई प्रकार की ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार में आगे बढ़ाने की बात हो, पशुधन के विकास को लेकर महिलाओं को आगे रखकर दुग्ध उत्पादन में बनारस को आगे ले जाने की बात हो, कई डेयरियों को खोलकर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना हो, या फिर कृषि से जुड़े या उसके लाइट सेक्टर्स में बाकी सामाजिक आर्थिक योजनाओं में तो सशक्तिकरण हुआ ही है, चाहे गैस कनेक्शन की बात हो, शौचालय की, आवास की बात हो। आपको लगता है कि जब देश में किसी बड़ी सामाजिक आर्थिक योजना को लागू करना और जमीन पर उतारने की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो काशी के इस मॉडल के साथ एक वो नजीर भी प्रस्तुत करते हैं कि साहब ऐसे उतार सकते हैं और ऐसे विकास को एक आधार बना सकते हैं, जो कि काशी ने करके दिखाया है। विनोद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके ही सवाल का जवाब देने का। जी। जो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, मैं उसी से जुड़े हुई बात कर रहे थे। जो आप महिलाओं को देख रहे हैं इस कतार में और प्रधानमंत्री की इस रोड शो का स्वागत करने के लिए खड़ी है, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि इस देश में इतने साल क्यों लगे कि महिलाओं को एक मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिशें, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हुई थी, लेकिन वो कोशिशें दिखी नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जितने भी फ्लैगशिप स्कीम है उसके में जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं, उनको सामने में रखा है। चाहे आप उज्ज्वला स्कीम की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे, जनधन स्कीम की बात कर रहे थे, उसमें घर की महिला जो है वही हेड होती है। आप अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी घर बने हुए हैं, घर की मुखिया जो है वो महिला है जिनके नाम से वो घर बना हुआ है। और अगर आप जितने स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय देखें, जो यूपी में इज्जत घर जिसको बोलते हैं, वो महिलाओं को के लिए समर्पित है। तो इस तरह की आप जितनी योजनाएं देखिए, जनधन स्कीम देखिए जिसमें महिलाओं को और आम गरीब महिलाओं को, बैंक का नाम उन्होंने सुना था, बैंक का दरवाजा नहीं देखा, ऐसे 40 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने बैंक के लिए एक वहां पे एक रास्ता दिया है, बैंक का ऑफिस और बैंक का दरवाजा नोक करने के लिए उनके पास कार्ड दिया है, बैंक से लोन लेने के लिए उनके पास में वो खाता दिया है। तो आप ये देखिए कि छोटे मोटे काम करने के लिए जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह, आप लखपति दीदी की बात करते हैं, वो हजारों लखपति दीदी आपको बनारस में इस तरह से मिल जाएंगे, जो हस्तकरघा और हैंडलूम्स के उद्योगों का जिस तरह से वहां बढ़ावा मिला है, जिस तरह से वहां टूरिस्ट का आना शुरू हुआ है, तीर्थ यात्रियों का बड़ा एक हुजूम बनारस में आया है। तो कई छोटे मोटे उद्योग है जिसका हस्तकरघा उद्योग से, हस्तकला उद्योग से महिलाएं रिप्रेजेंट करती थी, उनको